Buddy, how is everybody doing? I hope all of you all are doing really good. Welcome. Are we live? Let me quickly check. Okay. सारे बच्चे देखने दीजिए क्या हम लाइव हैं. Okay. Are we live? Are we live? Are we live? Oh yes. Hello. हाँ जी हम लाइव हैं बेटा जी. A very superb good evening. And आज की क्लास में भयंकर स्वागत है आप लोग का. Welcome to the class बेटा. From the bottom of my heart I welcome you all. आज जाइए प्यारे छोरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है. तो हम कर रहे थे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने चैप्टर को खत्म करेंगे. सारे बच्चे मुझसे मांग रहे थे कि मैम इस चैप्टर के नोट्स का लिंक दे दीजिए. तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ एक गूगल ड्राइव शेयर की थी बुलेट रिविजन्स की बेटा जी. पे जो पहली क्लास थी ना, उस क्लास में मैंने आपके साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया था. उसमें मैं सारे नोट्स आपके डाल रही हूँ. तो अगर किसी बच्चे के पास गूगल ड्राइव का लिंक नहीं है तो आप पहला क्लास देखिएगा बुलेट रिवीजन का. उसमें कमेंट सेक्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक पिन किया हुआ है. उसमें आपके चैप्टर 2 के भी समरी नोट्स हैं और चैप्टर 3 के भी समरी नोट्स है. ठीक है. यस ओके चलिएगा जी. हाँ जी चलिए. हेलो गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. यस मैम वी गॉट इट. परफेक्ट बेटा. चलिए ओके चलो चले आगे बढ़े और हमारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें और हमारे चैप्टर को खत्म करें. चलिए ओके चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे. हेलो मैम. हेलो बेटा. हेलो. हमने काफी चीजें कल की क्लास में पढ़ ली थी. सेक्शन 30 पढ़ लिया था. उसके बाद सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो भी हमने देख लिया था. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. सेक्शन 25 जो कि है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल. मतलब अगर इशूइंग हाउस कोई डॉक्यूमेंट इशू करता है जिससे वो पब्लिक को इनवाइट करता है कि आओ इस कंपनी के सिक्योरिटीज को ले लो, तो ऐसे केस में जो डॉक्यूमेंट इशूइंग हाउस इशू करेगा उसे भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. 2 केस में, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. क्या? अगर इशूइंग हाउस ने अलॉटमेंट होने के 6 मंथ्स में ही पब्लिक को सिक्योरिटीज को ऑफर कर दिया पब्लिक को सिक्योरिटीज विद इन 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट. एंड सेकेंडली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर, इशूइंग हाउस जब ऑफर कर रहा था तो होल पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी को पूरी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है. दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो इशूइंग हाउस जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मानते हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानते हैं. मतलब प्रोस्पेक्टस पे जो रेगुलरिटीज, फॉर्मेलिटीज, प्रोस्पेक्टस पे जो सेक्शंस लगते हैं, जैसे सेक्शन 26 आपने देखा था, वो सारा यहाँ पे भी लगने वाला है. ठीक है. चलिए ओके बेटा. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज रह गई थी आई थिंक. अगर इशूइंग हाउस क्या है? कहता है अगर इशूइंग हाउस कंपनी है तो अब ये इशूइंग हाउस जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाता है बेटा जी? बताइए. इशूइंग हाउस जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मानते हैं बेटा? उस डॉक्यूमेंट को हम मानते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानते हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो. तो कहता है अगर इशूइंग हाउस क्या है बेटा जी? कंपनी. अगर इशूइंग हाउस कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स का साइन आना पड़ेगा. इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे 2 डायरेक्टर्स का साइन आना पड़ेगा. अगर इशूइंग हाउस फर्म है, अगर कोई फर्म है तो कम से कम आधे पार्टनर्स का, कम से कम हाफ ऑफ द पार्टनर्स, मतलब 50% पार्टनर्स का यहां पे सिग्नेचर आना पड़ा. 50% क्या आना पड़ा आपका? 50% जो पार्टनर्स हैं उनका सिग्नेचर आना पड़ा. तब ये क्या माना जाएगा बेटा? तो क्योंकि अब प्रोस्पेक्टस, ये जो डॉक्यूमेंट है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स का साइन, फर्म है तो 50% पार्टनर्स को सिग्नेचर करना पड़ेगा. ठीक है. ओके बेटा चलिएगा आगे बढ़िएगा. ओके
ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स, दैट इज योर सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या कहता है? अगर कंपनी के कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, कई बार ऐसा होता है क्या, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कंपनी के 20-25% शेयर्स हैं, या लेट्स से कंपनी के प्रमोटर्स जिनके पास बहुत सारे शेयर्स है, कंपनी के बल्क में शेयर्स है, जिनके पास 50-30% की 40% की होल्डिंग है कंपनी में। मान लो अगर कुछ मेंबर्स, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स, हो सकता है प्रमोटर्स, अगर अपने शेयर्स को क्या करना चाहते हैं, पब्लिक को सेल ऑफ करना चाहते हैं, कहता है मेंबर्स हो सकता है मे ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। मेंबर्स के पास ऑलरेडी जो कंपनी के शेयर्स हैं, मान लो कंपनी के शेयर्स वो क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, किसको, पब्लिक को, प्रोवाइडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स। अगर मेरे पास कंपनी के 30% शेयर है, मान लो उसमें से मैं 20% शेयर जो मेरे पास है वो पब्लिक को क्या करना चाहती हूं, सेल करना चाहती हूं, तो एक बार मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी बोर्ड चला रही है। और अगर आप कंपनी के इतने सारे शेयर्स मार्केट में बेच रहे हो तो आपको जो कंपनी चला रहे हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका अप्रूवल तो जरूरी है। हाँ जी, तो कहता है अगर मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स अपना पूरा का पूरा या कुछ पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं पब्लिक को, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या होती है, अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। और कहता है जनरली क्या करते हैं मेंबर्स, मेंबर्स क्या करते हैं बेटा, मान लो मेरे पास कंपनी के 20 से 25% शेयर है, मैं क्या करूंगी, मैं कंपनी को क्या करूंगी, मैं कंपनी को ऑथराइज कर देती हूं कि कंपनी आप क्या करिए, ये जो शेयर्स है, मेरे शेयर्स है, मैं ऑथराइजेशन किसको दे देती हूं, कंपनी को, कि कंपनी आगे आप ऑफर कीजिए पब्लिक को। ठीक है, तो मेंबर क्या करेगा, ऑथराइज कर देगा कंपनी को कि कंपनी, अब मेंबर तो क्या प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, अब कंपनी क्या करेगी, सारे फॉर्मेलिटीज कंपनी करेगी, कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को ऑफर देगी, कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। बेटा जी कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगी जिससे कंपनी पब्लिक को बोलेगी अरे ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स, ये पब्लिक, ये जो शेयर्स है हम पब्लिक को सेल कर रहे हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसे भी क्या माना जाता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। कहता है जो डॉक्यूमेंट आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, जिससे आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि आओ इस हमारे कंपनीज के शेयर को सब्सक्राइब कर लो, उस डॉक्यूमेंट को भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। और सारे प्रोविजंस जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे लगते हैं वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी लगेंगे। तो ऐसे केस में अगर मान लो शेयर्स मेरे पास है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, हो सकता है शेयर्स किसी दूसरे कंपनी के पास हो, बॉडी कॉर्पोरेट के पास हो, तो whose shares are being proposed to be offered to public। अब मान लो ये कुछ मेंबर्स है, अभी हो सकता है मेंबर इंडिविजुअल हो जिसके पास कंपनी के 20-25 शेयर्स हो, या हो सकता है कोई XYZ लिमिटेड करके कंपनी है जिसके पास इस कंपनी के 20% या 25% शेयर हो। तो कहते हैं इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट आर बीइंग प्रपोज्ड टू बी ऑफर्ड टू पब्लिक। अगर ये अपने शेयर्स पब्लिक को फॉर सेल देना चाहते हैं तो ये ऑथराइज कर देते हैं कंपनी को कि आप सारा ये जो सेल का एक्शन है, ये मेंबर्स क्या कर देते हैं, ऑथराइज कर देते हैं कंपनी को कि आप इनिशिएट करिए सारा एक्शन और आप इन शेयर्स को क्या करें, पब्लिक को ऑफर करें, पब्लिक को बेचें। जितना भी खर्चा होगा हम आपको रिइंबर्स करेंगे। जो भी खर्चा इस केस में कंपनी जो भी खर्चा करती है प्रोस्पेक्टस इशू करने का या कोई भी जो खर्चा होगा जो कंपनी फेस करेगी उसे ये लोग रिइंबर्स करेंगे, क्योंकि एट द एंड किसके शेयर्स बिक रहे हैं, इनके शेयर्स बिक रहे हैं, पैसा किसको आ रहा है, इनको आ रहा है, तो खर्चा कंपनी क्यों करेगी, कंपनी को खर्चा ये लोग क्या करेंगे, रिइंबर्स करेंगे। सारे बच्चे समझा? थैंक यू सूरज। सारे बच्चे समझा? एवरीबॉडी हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 28? रितिका ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर चुकी हूं बेटा, मई 23 के मैंने ऑडिट के हर एक चैप्टर के मैराथन रिविजन्स लिए हुए हैं बेटा, हर एक चैप्टर पे इंडिविजुअल रिविजन्स मैंने लिए हुए हैं। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वहां से कर सकते हो, क्योंकि मई 23 और नवंबर 23 के सिलेबस में 0 चेंजेस है। तो अगर आपको ऑडिट को रिवाइज करना है तो बेटा ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल चैप्टर के रिविजन्स, कंबाइंड मैराथन्स सब कुछ डला हुआ है ऑडिट का। तो आप ऑडिट की रिविजन्स को अपनी स्टार्ट कर दीजिए। देयर हैज बीन नो चेंज इन मई 23 एंड नवंबर 23। ऑलरेडी मैंने मई 23 के लिए हर एक चैप्टर का रिविजन अपलोड किया है फॉर ऑडिट। बेटा जी यू कैन रेफर दैट, ठीक है। चलो खुशबू आपकी रिवीजन के लिए बेटा सिर्फ उतना से लिख कर आ जाओगे तो समरी जितने ही नंबर मिलेंगे बेटा। खुशबू वर्ष ने बेटा, खुशबू ये आपको समरी नोट्स मैंने क्यों दिए हैं, ताकि फटाफट हर सेक्शन को रिवाइज किया जा सके, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे। बट अब ऐसा थोड़ी है बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर लिख कर आ जाओगे। हाँ, समरी में जो चीजें लिखी हुई है
वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपके रिविजन्स में इंपॉर्टेंट हो जाए। पर लिखकर तो आपको पूरा आंसर आना है ना, अगर कोई चीज को एक्सप्लेन करना है तो वो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। चलिए आ जाओ बच्चों, आ जाइए, सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो सारे बच्चे समझ गए यहाँ पे कोई नए शेयर्स इशू हो रहे हैं क्या? आप लोग मुझे बताओगे क्या? क्या कंपनी कोई नए शेयर्स को इशू कर रही है क्या? सारे बच्चे बताएंगे, क्या कंपनी कोई नए शेयर्स को इशू कर रही है क्या? सारे बच्चे बताओ, क्या कंपनी नए शेयर्स को इशू कर रही है क्या? नहीं, कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने शेयर को सेल कर रहे हैं। जो शेयर्स उनके पास हैं वो होल पूरे के पूरे या कुछ पार्ट ऑफ शेयर्स क्या कर रहे हैं? पब्लिक को सेल कर रहे हैं। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? कंपनी को ऑथराइज कर रहे हैं कि कंपनी आप हमारे लिए हमारे शेयर्स को बेच दीजिए। तो जो खर्चा कंपनी करेगी, खर्चा कौन रिइंबर्स करेगा? यही लोग करेंगे, और ये लोग कंपनी को ऑथराइज कर रहे हैं। तो कंपनी जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी जिसमें कंपनी बोलेगी अरे हमारे शेयर के, हमारे कंपनी के 15% शेयर्स पब्लिक को सेल के लिए आ रहे हैं, तो कंपनी जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी इस पर्टिकुलर सेल के लिए, उस डॉक्यूमेंट को क्या माना जाता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। ठीक है, चलिए ओके सारे बच्चे, ओके आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू सर्टेन मैटर्स। अब सेक्शन 28 के कुछ एक्सेप्शंस है वो देख लीजिए। क्या कि जब आप ऑफर फॉर सेल करते हो, ऑफर ऑफ सेल मतलब जब मेंबर्स अपने शेयर्स को ऑफर दे रहे हैं, लोगों को सेल करने के लिए ऑफर दे रहे हैं कि ये लो पब्लिक तुम ले लो हमारे शेयर्स, तो जो ऑफर हो रहा है सेल का, तो ऐसे केस में ये जो प्रोविजन होता है कि शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए या मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव होना चाहिए, ये प्रोविजन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। जब कुछ मेंबर्स अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच रहे हैं, जहां पे कोई नया शेयर इशू नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही, जो शेयर्स मेंबर्स के पास है, मेंबर्स उन शेयर्स को आगे पब्लिक को बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में सेक्शन 28 में जरूरी नहीं है शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो या मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव हो, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। इनफैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये स्टेटमेंट भी नहीं देना होता कि ये पैसा कहां यूटिलाइज होगा। क्यों? क्योंकि मेंबर्स है, मेंबर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं, मेंबर्स को पैसा मिलेगा, मेंबर इस पैसे का कुछ भी करे। तो यहाँ पे हर बार जब आप पब्लिक इशू लाते हो तो बोर्ड को प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ता है क्या कि इस पैसे को हम कहां यूज करेंगे। करेक्ट, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंबर्स क्या कर रहे हैं? अपना शेयर बेच रहे हैं। तो इस केस में स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि ये पैसे को कहां यूटिलाइज करने वाले हैं। और any other provision or information which cannot be complied or gathered by the offerer with detailed justification for not being able to comply with such provision। तो ये तो ठीक है, मतलब बेसिकली मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है कि वो पैसे को कहां यूटिलाइज करने वाले हैं। प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सेक्शन 28, जो प्रोस्पेक्टस आप सेक्शन 28 में इशू करोगे उसके अंदर डिस्क्लोज किया जाएगा। मतलब ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी, ये वाला, ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी, ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी जिसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है, कहता है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आप डिस्क्लोज करोगे नेम ऑफ द पर्सन और एंटिटी बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द ऑफर ऑफ सेल अलोंग विद रीजंस। मतलब ये जो ऑफर फॉर सेल हो रहा है, ऑफर ऑफ सेल जो हो रहा है, इसका खर्चा कौन बेयर कर रहा है? बेसिकली जिन लोगों के ये शेयर्स होते हैं, जो लोग अपने शेयर्स को बेच रहे होते हैं, वही खर्चा बेयर करते हैं। तो उनका नाम, नेम ऑफ पर्सन या एंटिटी जो इस कॉस्ट को बेयर कर रहा है, इस ऑफर ऑफ सेल के कॉस्ट को बेयर कर रहा है, उनका नाम और क्यों बेयर कर रहा है, रीजन, वो भी डिस्क्लोज होता है इस प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, सारे बच्चे समझे? अनिकेत बेटा जब हम सीएसआर का टॉपिक करेंगे तब करेंगे, ठीक है? ओके अनिकेत, जब हम हमारे चैप्टर पे जाएंगे सीएसआर के तो आपको सीएसआर भी करवाएंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सारे बच्चे समझ में आ गया? तो अगर आपको एमसीक्यू आता है, क्या एमसीक्यू आता है कि ऑफर ऑफ सेल हो रहा है, कुछ मेंबर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं पब्लिक को, उन्होंने ऑथराइज किया है कंपनी को, कंपनी इन मेंबर्स के लिए शेयर्स को आगे पब्लिक को बेच रही है, तो ऐसे केस में क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है? नहीं। मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव होना जरूरी है? नहीं। समझ गए एवरीबॉडी? सारे बच्चे बताओगे बेटा समझा? आई होप कोई डाउट नहीं है, सारे बच्चे समझ गए हैं? कम ऑन बच्चों, बेटा जी आपको मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड?
बेटा अभी कंपनीज एक्ट कर रहे हैं, आकाश जब अदर लॉज का टाइम आएगा तब अदर लॉज करवाएंगे, अभी अपने कंपनीज एक्ट को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा जी, ओके आगे बढ़ते। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, सेक्शन 39। सेक्शन 39, सेक्शन 39 किसके ऊपर है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनीज, मतलब कंपनी जब अपने शेयर्स को, अपने सिक्योरिटीज में आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स सब आ जाते हैं, तो कहता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। अगर कंपनी अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज को अलॉट करती है, बार बार शेयर्स निकल जाता है मुंह से, कंपनी जब अपने सिक्योरिटीज को अलॉट करती है तो अलॉटमेंट कब कर सकती है? मान लो कंपनी कोई पब्लिक इशू के साथ आई, ठीक है, कंपनी कोई मार्केट में पब्लिक इशू लाई, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी अपने शेयर्स का एक पब्लिक इशू लाई है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये कंपनी क्या लाई है? पब्लिक इशू लाई है बेटा अपने शेयर्स का, ठीक है, अपने शेयर्स का कंपनी क्या लाई है? पब्लिक इशू लाई है। तो कंपनी इन शेयर्स को कब अलॉट कर सकती है लोगों को? जब मिनिमम शेयर सब्सक्राइब हो कंपनी के और एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करे। कंपनी पब्लिक इशू कब कर सकती है इन शेयर्स का? जब मिनिमम शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब हो एंड एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हो जाए। तो कितना एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द इशूइंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जितना भी आपके सिक्योरिटी की इशूइंग वैल्यू है, जितना भी टोटल वैल्यू के सिक्योरिटीज आप मार्केट में इशू कर रहे हो, उसका कम से कम 5%, नॉट लेस देन 5%, मतलब एटलीस्ट 5% आप रिसीव करते हैं एज एप्लीकेशन मनी। तो कहता है कंपनी ऐसे पब्लिक इशू नहीं कर सकती, कंपनी ऐसे अलॉट नहीं कर सकती शेयर्स को। अगर कंपनी एक पब्लिक इशू लाई है शेयर्स का, तो कंपनी इन शेयर्स को अलॉट कब नहीं कर सकती? जब तक कि शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब नहीं हो जाते, जब तक कि कंपनी के शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता और एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हो जाता। कहता है देखो, रिफंड ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इफ एनी, अगर कंपनी के मिनिमम शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुआ विद इन 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिस दिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके 30 days में शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होता है, विद इन 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 days में मिनिमम शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुआ, या फिर जो भी पीरियड स्पेसिफाई किया है सेबी ने, अगर सेबी ने कोई और पीरियड स्पेसिफाई किया है 30 days के अलावा, तो उस पीरियड में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो ऐसे केस में जैसे ही इशू क्लोज होगा, जैसे ही ये पब्लिक इशू क्लोज होगा, उसके 15 days में आपको सारे के सारे पैसे को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब लोगों को रिफंड कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अलॉटमेंट तो नहीं कर सकते। अलॉटमेंट आप कब कर पाओगे? अलॉटमेंट आप इन शेयर्स का तब कर पाते अगर मिनिमम शेयर सब्सक्राइब्ड होते, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता, बट क्योंकि नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? जैसे ही इशू क्लोज होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर, इशू क्लोज होने के 15 days में आप सारा पैसा लोगों को लौटा दोगे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके आपको पैसे दिए थे, एप्लीकेशन मनी पे किया था, उनके आप सारे पैसे क्या कर देंगे? लौटा देंगे। ठीक है बेटा, सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल, ये चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़कर आए हैं। ओके, refund within the period of very very good 15 days। ओके, तो सारे बच्चे यहां पे आना। बेसिकली सेक्शन 39 कहता है सबसे पहले अलॉटमेंट मतलब क्या हो गया? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब पब्लिक जो एप्लीकेशन दे रही है, कंपनी जब क्या कर ले, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब पब्लिक के एप्लीकेशन, जो पब्लिक अप्लाई कर रही है आपके कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने का, कंपनी जब इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या होता है? कंपनी क्या करती है? शेयर्स को अलॉट करती है। शेयर्स को अलॉट करना मतलब लोगों ने जो आपकी कंपनी में
एप्लीकेशन दिया है कि आपके कंपनी के शेयर्स को लोग अप्लाई कर रहे हैं, शेयर्स लेना चाहते हैं, तो उसको जब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे कहते हैं अलॉट करना। जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन लेकिन कंपनी ऐसे अलॉट नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट कहता है जब तक कि कंपनी के शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता, जब तक कि कंपनी जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में इशू कर रही है उसका अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता तो कंपनी शेयर्स को क्या नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती। और जब तक मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव ना हो जाए तो क्या कहता है, लेट से अपने यहां पे लिखते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, मिनिमम एप्लीकेशन मनी अगर रिसीव हो गया, अगर यस हो गया तो कंपनी क्या करेगी, आगे अलॉट करेगी सिक्योरिटीज को, अलॉटमेंट होगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुआ, नो, तो ऐसे केस में जैसे ही इशू क्लोज होता है, पब्लिक इशू क्लोज होता है, इसके 15 डेज में सारा का सारा पैसा आप क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितने समय में आपको मिलना चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के, शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब कब तक हो जाने चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज में, या सेबी ने कोई और टाइम स्पेसिफिक किया है तो उतने टाइम में। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। मिनिमम एप्लीकेशन मनी यहां पे कितना बोला है, कितना रिसीव होता है, 5% ऑफ द इशूइंग वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जितना भी 5% ऑफ इशूइंग वैल्यू इज द एप्लीकेशन मनी। तो अगर नहीं होता 30 डेज में, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होता, तो इशू क्लोज होने के 15 डेज में तुम सारा पैसा रिफंड कर देते हो। लेकिन अगर मिनिमम एप्लीकेशन मनी या मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको मिल जाता है तो आप शेयर्स को क्या कर देते हो, अलॉट कर देते हो। ठीक है, चलिए 90% ऑफ शेयर्स इशूड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है बेटा, जनरली 90% होता है, जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना पड़ा शेयर्स का। सोनू, ठीक है, चलिए फिर कहता है अगर आपने 15 डेज के अंदर अंदर पूरा पैसा नहीं लौटाया, कहता है अगर मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ, द एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। इशू क्लोज होने के 15 दिन में सारा पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। इफ सच मनी इज नॉट रीपेड विद इन सम सच पीरियड, अगर मान लो 15 दिन में, इशू क्लोज होने के 15 दिन में सारा पैसा रीपे नहीं हुआ, तो जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के वो लायबल रहेंगे, ज्वाइंटली सेवरली सारे के सारे ज्वाइंटली लायबल रहेंगे और उन्हें इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा 15% पर एनम। तो बेसिकली अगर कंपनी 15 दिन में पैसे को रिफंड नहीं करती है तो फिर इस पैसे को आपको लौटाना पड़ेगा विद 15% इंटरेस्ट। 15% इंटरेस्ट के साथ आपको ये पैसा लौटाना पड़ेगा। डायरेक्टर्स विल बी ज्वाइंटली लायबल। ठीक है, डायरेक्टर्स विल बी लायबल। क्यों नहीं लौटाया डायरेक्टर्स, ज्वाइंटली विल दे विल बी हेल्ड ज्वाइंटली लायबल। अगर मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है शेयर्स का तो कंपनी अलॉट कर देगी सिक्योरिटीज को, और ऐसे केस में आपको 30 डेज में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा PAS 3 के अंदर विद रजिस्ट्रार। मतलब अगर कंपनी अलॉटमेंट कर देती है, अगर शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, शेयर्स अलॉट अगर हो गए, तो ऐसे केस में कंपनी को अलॉट करने के, कंपनी को शेयर्स अलॉट करने के 30 डेज के अंदर अंदर ROC के पास फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन PAS 3, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें आप सारी चीजें बताओगे ROC को कि हमने शेयर्स किस आदमी को अलॉट किए हैं, उस आदमी का नाम क्या है, उस आदमी का पता क्या है, उसे कितने वैल्यू के शेयर्स अलॉट किए गए हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए हैं, ये सारी चीजें आप क्या करते हो, ROC को बताते हो। ठीक है, तो सारी चीजें ये बताते हैं। ओके, सारे बच्चे समझा, एवरीबडी? कोई भी डाउट? चलिए, वेरी वेरी गुड बेटा जी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट। लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा है, प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कोई अनट्रू या कोई मिसलीडिंग चीज लिखी है, तो आपके ऊपर अब क्या लाइबिलिटी आएगी? मतलब अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठी, कुछ गलत, कुछ मिसलीडिंग बात लिखी हुई है, या कोई ऐसी बात है जो लिखनी चाहिए थी पर तुमने नहीं लिखी, ओमिशन हो गया किसी मैटर का, तो लाइबिलिटी आएगी क्या? लाइबिलिटी अराइज होगी क्या? राइट, होगी। तो सेक्शन 34 एंड 35 बात करता है क्या लाइबिलिटी अराइज होगी, वो देखते हैं। चलिए, ये क्या कहता है? क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट करती है? कहता है जब गिल्टी माइंड हो। मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है बेटा? जब मेंस रिया हो। मतलब मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, मतलब जानबूझकर आपने अनट्रू बात लिखी, जानबूझ के आपने मिसलीडिंग स्टेटमेंट लिखा, जानबूझ के आपने कोई ऐसे मैटर को लिखा या ओमिट कर दिया लिखना। क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है जब आप जानबूझ के, सूझबूझ के साथ फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लिखते हो, या जानबूझ के कोई चीज ओमिट कर देते हो लिखना। जब मेंस रिया इन्वॉल्व होता है, गिल्टी माइंड इन्वॉल्व होता है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है। तो ऐसे केस में कौन आदमी लायबल होंगे? हर वो आदमी लायबल होगा, एवरी पर्सन लायबल होगा जिसने इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने का ऑथराइजेशन दिया था। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब हर एक आदमी जिसने ऑथराइज किया था इस प्रोस्पेक्टस के इशू को, जिसने ऑथराइजेशन दिया था कि हाँ इशू कर दीजिए, तो वो सारे लोग लायबल होंगे एंड दे विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। मतलब जेल की हवा खानी पड़ेगी। 447 में मिनिमम 6 महीने का जेल होता है बेटा। तो कहता हर वो आदमी जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज कर दिया था, हर वो आदमी क्रिमिनल लाइबिलिटी में अट्रैक्ट हो जाएगा, और जेल होता है 447 में 6 मंथ्स का जेल होता है, सबको जेल होगा। हर वो आदमी जिसने इशू को ऑथराइज किया था, जेल होता है। अच्छा, कहता है लेकिन अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये स्टेटमेंट या ओमिशन इममटीरियल है, आप अगर ये प्रूव कर देते हो कि ये जो गलती से लिखा हुआ, जो गलत बात लिखी है ना, गलती से जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लिख दी है, वो बहुत ही इममटीरियल है। लेट्स से डायरेक्टर का नाम का स्पेलिंग, लेट्स से दीपिका की जगह DIPIKA हो गया। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये जो गलती से गलत लिख दिया है ना, ये बात इममटीरियल है, समझ तो आ रहा है ना कि ये दीपिका है? मतलब कहता है अगर आप ये प्रूव कर देते हो, क्या प्रूव कर देते हो कि ये जो ओमिशन है वो इममटीरियल है, मतलब गलती से जो गलत बात लिखी है, या गलती से जो बात हम प्रूव जो लिखनी चाहिए थी, जो ओमिट हो गई है, वो इममटीरियल है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो क्या ये तो इममटीरियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये इममटीरियल है, या फिर अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपको पता ही नहीं था कि ये बात गलत है, अगर आपके पास, आप ये प्रूव कर दो कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे बिलीव करने के लिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब आप ये प्रूव कर दो कि आपको पता ही नहीं था कि ये बात मिसलीडिंग है, ये बात ट्रू है, या ओमिशन जरूरी था, आपको ऐसा लगा ओमिट करना जरूरी था, या ये स्टेटमेंट ही ट्रू है, ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, आपको ऐसा लगा, मतलब इफ यू हैव रीजनेबल ग्राउंड्स टू प्रूव दैट कि आपने बिलीव किया था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको पता ही नहीं था कि ये मिसलीडिंग है या ट्रू नहीं है या ओमिशन जरूरी था, आपने तो यही सोचा था। सारे बच्चे समझ में आ गया? सारे बच्चे समझ में आ गया? everybody understood? everybody, गणेश बेटा, सिविल लाइबिलिटी, सारे बच्चे, सारे बच्चे, सिविल लाइबिलिटी सेक्शन 35 कौन सा एमसीक्यू फोल्डर है बेटा? कई बार कोई गलत मार्किंग भी हो सकती है, कई बार एक दो सवालों की। सिविल लाइबिलिटी देखना, सेक्शन 35, ओके। अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट। अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट included or the inclusion or omission of any matter in the prospectus
which is misleading and has sustained any loss or damage as a consequence thereof. मतलब क्या बोल रहा है? सारे बच्चे सुनना, सिविल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? जब आपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग या अनट्रू बात लिखी है, या कोई ऐसी बात जो लिखनी चाहिए थी उसे ओमिट कर दिया, और लोगों ने इस स्टेटमेंट को देखकर आपकी कंपनी में पैसे लगा दिए और लोगों को लॉस एंड डैमेज हो गया, पब्लिक को लॉस या डैमेज हो गया। मतलब आपने जो मिसलीडिंग बात लिखी थी प्रोस्पेक्टस में, या आपने जो मैटर ओमिट कर दिया था प्रोस्पेक्टस में, या कोई अनट्रू बात जो लिखी थी, लोगों ने उस अनट्रू बात को बिलीव करके आपके कंपनी में पैसे लगाए और लोगों को लॉस हो गया, लोगों को डैमेज हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में लाइबिलिटी किसको अराइज होती है? कंपनी को। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, कंपनी के प्रमोटर्स, अदर पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिन लोगों ने भी प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था, जो लोग भी प्रमोटर्स हैं, जिन लोगों का नाम भी डायरेक्टर जैसे लिखा हुआ है, जो भी एंड कंपनी साथ में, कौन कौन लायबल होगा? कंपनी तो लायबल होगी, साथ साथ में कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, एंड जिन लोगों ने भी इस प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था, वो सारे के सारे लोग एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है तो सारे के सारे लोग क्या रहेंगे? लायबल रहेंगे। मतलब सिविल लाइबिलिटी में आपको क्या पे करना पड़ता है बेटा? सिविल लाइबिलिटी में जितना लॉस पब्लिक को हुआ है उतना लॉस आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। जितना भी डैमेजेस लोगों ने सफर किए हैं उन डैमेजेस को, क्योंकि क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? जब गिल्टी माइंड हो तब। सिविल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? जब आपके गलत लिखने से लोगों को लॉस हो गया या लोगों को डैमेज हो गया, तो सिविल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है। अब क्या है, जितना भी लॉस पब्लिक को हुआ है आपको वो कॉम्पनसेट करना पड़ता है। लाइबिलिटी क्या होती है? सिविल लाइबिलिटी क्या होती है? यू पे ऑल द डैमेजेस टू एवरी पर्सन। हर एक आदमी जिसको लॉस या डैमेज हुआ है इस प्रोस्पेक्टस में गलत लिखी हुई बात की वजह से, आपको उस हर एक आदमी को क्या करना पड़ेगा? डैमेजेस पे करना पड़ेगा। लेकिन आप इस लाइबिलिटी से बच सकते हो। मान लो कोई डायरेक्टर बचना चाहे तो कैसे बच सकता है? सबसे पहले अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसने कंसेंट विड्रॉ कर लिया था बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर वो ये प्रूव कर देता है कि प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले मैंने तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, और ये प्रोस्पेक्टस जो इशू हुआ है मेरे अथॉरिटी के बगैर हुआ है, मतलब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मतलब जब मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ ही कर लिया था, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस जाने से पहले मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, और अब ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, मैंने तो इसको अथॉरिटी नहीं दी थी, तो आप बच जाओगे। दूसरा, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ बिना आपकी नॉलेज के, और जब आपको इसके बारे में पता चला कि प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग बातें वगैरह लिखी हुई है, आपने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया इस रिगार्ड में। मतलब अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये प्रोस्पेक्टस बिना आपकी नॉलेज के इशू, आपको पता ही नहीं था, बिना आपकी नॉलेज के प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, और जब आपको पता चला तो आपने रीजनेबल पब्लिक को नोटिस दे दिया कि आपको इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है, एंड या फिर मान लो प्रोस्पेक्टस में कोई एक्सपर्ट वगैरह का बात लिखा हुआ था जो अनट्रू वगैरह है, तो आप ये अगर प्रूव कर दो कि आपको तो लगा था एक्सपर्ट का स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपको पता ही नहीं था कि ये बात मिसलीडिंग है, आपको तो लगा था ट्रू है, मतलब यू बिलीव्ड ऑन द एक्सपर्ट स्टेटमेंट, आपको तो यही लगा था कि ये बात ठीक लिखी हुई है। इफ यू प्रूव इट, इफ यू हैव रीजनेबल ग्राउंड्स टू प्रूव कि यू बिलीव्ड, द पर्सन बिलीव्ड दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू एंड नॉट इनकरेक्ट या नॉट फॉल्स। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? एवरीबडी, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी बेटा, सिविल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है, समझ गए हैं एवरीबडी? किसी को कोई डाउट बेटा? दो टाइप की लाइबिलिटीज आपने देखे, दो तरह के लाइबिलिटी आपने देखे। एक आपने देखा सिविल लाइबिलिटी, तो मुझे बताओ सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। सिविल लाइबिलिटी जो था सेक्शन 35 और क्रिमिनल लाइबिलिटी था सेक्शन 34। मुझे एक बात बताओ, सिविल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? जब आपके गलत बात लिखने से, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, अनट्रू, फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखने से, या सप्रेसिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट, ओमिशन ऑफ फैक्ट की वजह से अगर किसी को डैमेज हुआ है, डैमेज और लॉस कॉज्ड टू पब्लिक, तो ऐसे केस में
सिविल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? जब मेंस रियर हो, मतलब गिल्टी माइंड, आपने जानबूझ के गलत बात लिखी होती है तो गिल्टी माइंड हो तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है। अच्छा, सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है बेटा? सिविल लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी क्या होती है? यू आर लाइबल, मतलब कंपनी इज लाइबल, कंपनी के प्रमोटर्स भी लाइबल होंगे, डायरेक्टर्स भी लाइबल होंगे, हर वो आदमी जिसने इशू किया, ऑथराइज किया इस इशू को ऑथराइज करने वाला हर एक पर्सन यहां पे लाइबल रहेगा। एंड यहां पे लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? यू हैव टू, जितना भी लॉस हुआ है, पे फॉर ऑल द डैमेजेस, पे फॉर ऑल द डैमेजेस टू ईच एंड एवरी पब्लिक। जिसको भी पर्सन को जिसको भी लॉस हुआ है उसको सारा डैमेजेस देना पड़ेगा। यहां पे क्या होता है? जानबूझ के किया है क्या तुमने? गिल्टी माइंड है क्या? तो तुमने फ्रॉड किया है, फिर तुमने फ्रॉड किया है तो यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 447। आपने फ्रॉड किया तो लाइबल रहोगे, 447 में जेल होगी हर उस आदमी को, एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू, जिसने भी इस इशू को ऑथराइज किया, एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू, उसको क्या हो जाएगा? वो लाइबल रहेगा। यहां पे कौन लाइबल रहता है? यहाँ पे हर वो आदमी लाइबल होता है। जेल की सजा है ना बेटा, जेल, कंपनी को तो जेल भेज नहीं सकते। कंपनी को जेल भेज सकते क्या? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी नहीं, पर हर वो आदमी जिसने इशू को ऑथराइज किया वो लाइबल रहेगा। यहाँ पे कंपनी भी लाइबल है क्योंकि फाइन पे करना है ना, डैमेजेस पे करना है, तो कंपनी भी कर सकती है। ठीक है। और एक्सेप्शन, आप कब बच जाओगे सिविल लाइबिलिटी से? पहला यहाँ सिविल था, आप कब बच जाओगे? आप 3 केस में बच सकते हो। अगर आप बोलो कि आपने तो कंसेंट विड्रॉ कर दिया था विद बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड आपकी अथॉरिटी के बगैर ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, या आप अगर आप ये प्रूव कर दो विदाउट योर नॉलेज, आपके बिना नॉलेज के ये इशू हुआ था और जैसे ही आपको इसके बारे में पता चला आपने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया था, आपने पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिक को दे दिया था कि मेरे बिना सहमति के, मेरे बिना नॉलेज के ये प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया गया है। एंड तीसरी चीज, अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपको लगा था जो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इफ यू बिलीव्ड, अगर आपको लगा था एक्सपर्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ओके। मैम सिविल में सभी डायरेक्टर्स लायबल होंगे? हाँ, जिसने भी ऑथराइज किया सब लायबल होगा, ऑफ कोर्स। डायरेक्टर जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, जिनकी भी इशू की ऑथराइजेशन ली थी ऑथराइज करने के समय। चलिए, आप डैमेजेस से जरूर बच सकते हो, बोला तो है आप बच सकते हो। कौन बच जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी में? सबसे पहले तो आप ये बोल दो कि मिसस्टेटमेंट जो है वो इमटेरियल है, अगर आप ये प्रूव कर दो, या अगर आप ये प्रूव कर दो आपको लगा था, यू बिलीव दैट द स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर आप ये बोल दो आपको ये लगा था स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, सारे बच्चे समझ गए? everybody understood? ओके, नाउ चलो छोटे छोटे सेक्शंस करने से पहले एक बार सबसे बड़ा जो सेक्शन है उसे कर लेते हैं। चलो ठीक है, पहले प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेते हैं। कोई बच्चे को कोई डाउट है पहले प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले? क्या एनीबडी एनी डाउट? कोई को कोई डाउट? आई होप कि आप लोग को समझ गया होगा। हाँ जी बेटा जी, हाँ जी, क्या हाल खबर? समझ में आ रहा है ना? पेट में डाइजेस्ट तो हो रहा है सब कुछ? चलिए, ओके। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जब आप स्पेसिफिक ऑफर देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जब आप कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑफर देते हो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने का, उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जब आप अपने कंपनी के शेयर्स को कुछ ही लोगों को ऑफर देते हो, जैसे मैंने अपने कंपनी के शेयर्स को कुछ ही लोगों को इशू किया है, 5-6 लोगों को इशू किया है, राइट। मैं कुछ लोगों को प्राइवेटली प्लेस कर रही हूँ, मतलब कुछ लोगों को शेयर्स इशू कर रही हूँ और उन लोगों को बोल रही हूँ कि तुम मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज को क्या करें, सब्सक्राइब करें।
तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या कहता है, ये पब्लिक इशू नहीं है, मतलब पब्लिक इशू तो सिर्फ पब्लिक कंपनीज ला सकती है, पब्लिक कंपनीज पब्लिक इशू को ला सकती है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी अपने शेयर्स को कुछ स्पेसिफिक लोगों को इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। वैसे ही पब्लिक कंपनीज भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। अगर पब्लिक कंपनी चाहे कि आपको कुछ ही सर्टेन लोगों को अपने सिक्योरिटीज को इशू करना है तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। A private placement shall be made to selected group of people identified by the board. अब प्राइवेट प्लेसमेंट किन किन को करना है ये कौन आइडेंटिफाई करता है, मतलब आपको जो प्राइवेट प्लेसमेंट करना है किन लोगों को करना है ये कौन आइडेंटिफाई करता है। कहता है आपको ऑफर किसको देना है ये बोर्ड आइडेंटिफाई करती है कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट में किन किन लोगों को ऑफर देने वाले हो, जिनका नंबर एक्सीड नहीं करना चाहिए 50 से, या फिर सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। रूल नंबर 14 में कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है 200, मतलब एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को क्या कर सकती है, प्राइवेटली अपने शेयर्स को प्लेस कर सकती है। अब ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट की जो लिमिट है 200 की, इसमें कौन लोग काउंट नहीं होते हैं, अगर इंप्लॉइज को शेयर्स दिए जा रहे हैं एज ईसॉप तो वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। एंड अगर आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब क्या हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को शेयर्स दे रहे हो, बैंक्स को दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनीज को दे रहे हो, कोई दूसरे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, तो उन्हें कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होते, मतलब 200 की लिमिट में आप कंपनी के एम्प्लॉइज को और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को, बैंक्स को, इनका तो काम ही यही है, दूसरे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का ही काम है, दूसरे कंपनी में पैसा लगाने का काम है, तो इनको आप 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। और ये जो 200 की लिमिट है ये फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा तो उसकी लिमिट है 200 की, 200 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते। वैसे ही कंपनी मान लो अगर प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है, या कंपनी मान लो डिबेंचर्स को इशू करती है, तो सबके लिए 200 की लिमिट है। 200 की जो लिमिट है फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी है। 200 की लिमिट ओवरऑल नहीं है कि कंपनी इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर जितने भी इशू करेगी एक साथ में लिमिट 200 नहीं है, हर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटी आपकी लिमिट कितनी है 200 की है। ठीक है, ओके। अब लिमिट डज नॉट अप्लाई टू, अब ये जो 200 की लिमिट है प्राइवेट प्लेसमेंट की जो लिमिट थी आपने पढ़ी थी 200 की, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे ये 200 की लिमिट अप्लाई नहीं होती। ठीक है, चलिए ओके, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे ये 200 की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। सारे बच्चे समझ गए, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अच्छा, अगर कंपनीज 200 से ऊपर लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर देती है तो वो पब्लिक इशू माना जाता है। अगर कंपनी 200 से ज्यादा लोगों को इक्विटी शेयर्स प्राइवेट, जैसे मान लो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही थी, अब ये कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही थी पर गलती से 205 लोगों को अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, तो फिर ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं पर वो डीम्ड पब्लिक इशू ही माना जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ पब्लिक इशू ही माना जाता है। और ये जो 200 की लिमिट है ये एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अप्लाई नहीं होती। उसके बाद क्या कह रहा है, जब भी आप, जैसे आप जब पब्लिक इशू लाते हो, जब भी आप अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करते हो, जब आप पब्लिक इशू लाते हो तो क्या इशू करते हो, प्रोस्पेक्टस। आपने अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस पढ़े थे, एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, राइट। वैसे ही कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है अपने शेयर्स का तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर इशू किया जाता है। जैसे पब्लिक इशू के समय प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के समय क्या इशू किया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर इशू किया जाता है। इसका फॉर्म नंबर है PAS4। एंड क्या बोला गया है, सच ऑफर डज नॉट कंटेन राइट ऑफ रिनाउंसमेंट। मतलब अगर मैंने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट पे शेयर ऑफर किए हैं, मेरे कंपनी के शेयर्स अगर मैंने साक्षी को दिए हैं तो साक्षी के पास राइट ऑफ रिनाउंसमेंट नहीं है। मतलब साक्षी आगे ये राइट किसी और को नहीं दे सकती कि अरे मैं तो नहीं ले सकती आपकी कंपनी के शेयर पर मैं अपने भाई को दे देती हूँ वो ले लेगा, नहीं। तो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में मैंने ऑफर स्पेसिफिक आदमी को दिया है, साक्षी को दिया है, तो साक्षी के पास राइट ऑफ रिनाउंसमेंट नहीं है। साक्षी
ये ऑफर आगे किसी को नहीं दे सकती। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइबर टू सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company by special resolution। कहता है बोर्ड सेलेक्ट करेगी कि किसे आपको शेयर्स ऑफर करने हैं, किन लोगों को आप शेयर्स ऑफर करोगे, बोर्ड सेलेक्ट करेगी एंड इसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा, जब तक कि 75% लोग शेयर होल्डर्स अग्री नहीं करते, अप्रूवल नहीं देते, तब तक आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। हालांकि बोर्ड सेलेक्ट करती है कि किन किन को स्पेसिफिक ऑफर देना है, लेकिन आपको अप्रूवल अपने शेयर होल्डर्स का भी लेना पड़ेगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, आइए ओके आइएगा। कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट कम एप्लीकेशन लेटर किस फॉर्म में इशू किया जाता है, फॉर्म PAS 4 में इशू किया जाता है। ये बिल्कुल सीरियली नंबर्ड होता है। जिसको भी आप स्पेसिफिक ऑफर दे रहे हो, लेट्स से साक्षी को दे रहे हो, तो उस पर्सन के तरफ ये प्रॉपरली एड्रेस्ड होता है टू साक्षी। हो सकता है राइटिंग में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो। आप क्या करते हो, जिन जिन लोगों को भी स्पेसिफिक ऑफर देते हो, लेट्स से मैंने ABCD को स्पेसिफिक ऑफर दिया, चाहे ये मेरा स्पेसिफिक ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे, वो तो बात की बात है। मैं क्या करती हूं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करती हूं प्राइवेट प्लेसमेंट का। कंपनी क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है PAS 5 के अंदर। कहता है कंपनी जिन जिन लोगों को भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर देती है, जैसे 4 लोगों को दिया है ABCD, तो कंपनी क्या करती है, इन रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। किसमें, PAS 5। हो सकता है ABC रिजेक्ट कर दे आपके प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर को, वो अलग बात है, पर कंपनी रिकॉर्ड मेंटेन करेगी PAS 5 के अंदर। तो कहता है सबको, क्या जिनका भी रिकॉर्ड में नाम लिखा गया है, जिनको भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे स्पेसिफिक ऑफर देने वाले हो, आप क्या करते हो, उनको क्या करते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर इशू करते हो PAS 4 में। हो सकता है राइटिंग फॉर्म में आप इन्हें ये ऑफर लेटर भेजें, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजें। विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन, इस नाम को रिकॉर्ड करने के 30 days के अंदर अंदर आप उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर PAS 4 के अंदर भेजते हैं। ठीक है, ओके चलिए, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये कहता है देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में ना लोगों को आपको पैसा चेक या डिमांड ड्राफ्ट या अदर बैंकिंग चैनल द्वारा ही देगा, कैश में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 4 लोगों को शेयर्स ऑफर किए और बोला कैश में पैसे दे दो, यू कैन नॉट एक्सेप्ट मनी इन कैश, नो। कंपनी कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चेक या बैंकिंग चैनल द्वारा ही एक्सेप्ट करना होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी कोई भी नया नो फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन कैन बी मेड, मतलब कंपनी कोई भी नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकती। कंपनी नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकती जब तक कि पुराना वाला पूरा का पूरा कंप्लीट ना हुआ हो। जब हो सकता है आपने एक पहले भी प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी लाई थी, जब तक कि ये पुराना वाला प्राइवेट प्लेसमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते उन लोगों को, तब तक आप कोई नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं लाओगे। कहते हैं नो फ्रेश ऑफर इन्विटेशन कैन बी मेड, आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकते अनलेस की जो प्रीवियस वाला ऑफर है वो पूरा का पूरा कंप्लाई हो जाए, मतलब पूरा का पूरा आप शेयर्स वगैरह अलॉट कर दो, पूरा का पूरा अच्छे से प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म हो जाए, या फिर आप उसे विड्रॉ या कैंसिल नहीं कर देते अबॉर्डन। जब तक कि पुराने वाला कैंसिल ना हो जाए या पुराने वाला पूरा का पूरा शेयर्स प्राइवेट अलॉटमेंट के अलॉट ना हो जाए, तब तक कि आप नया कोई प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं लाओगे। ठीक है, नो फ्रेश ऑफर, नया ऑफर नहीं लाओगे जब तक कि पुराना वाला पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता, शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते या पुराना वाला आप कैंसिल नहीं कर देते, तब तक। ओके, टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये क्या कहता है, मैं आपको यहां पे लिखकर बता देती हूं क्या बोलता है, देखना। कहता है सारे जो अलॉटमेंट मनी आपको मिल जाएंगे, आपने कुछ लोगों को शेयर्स या कुछ लोगों को सिक्योरिटीज ऑफर किया है, तो आपको कुछ लोगों से अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया। मान लो आपने ABCD को ऑफर दिया था, लेट्स से चारों ने
ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और आपको पैसे दे दिए, कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिल गया। कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिलने के 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, शेयर्स को अलॉट करना है। अलॉटमेंट मनी मिलने के 60 डेज में आप क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट कर देंगे। अगर नहीं किया 60 डेज में, अगर नहीं किया 60 डेज में अलॉट, 60 डेज में अगर आपने शेयर्स को अलॉट नहीं किया तो आपको जैसे ही 60 डेज खत्म होते हैं, नेक्स्ट 15 डेज में आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और आपने इन 15 दिनों में भी नहीं किया तो 12% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा। कहता है आपको कह रहा है जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा मिल गया लोगों का, तो आप 60 डेज के अंदर अंदर शेयर्स को अलॉट करें। अगर आप 60 डेज में शेयर्स को अलॉट नहीं करते हैं तो सारे के सारे पैसे को लोगों को रिफंड करो, और आपको अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया ना तो 12% इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। और मैडम हमने 60 डेज में अलॉट कर दिया तो आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करोगे। अगर अलॉटमेंट कर दिया 60 डेज में तो फिर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा। सेम फॉर्म जो हमने पहले पढ़ा था, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करने के यहां पे 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज में आप PAS3 फाइल करते हो ROC के पास। सारे बच्चे समझ गए? PAS3 आपने पहले भी पढ़ा था जब पब्लिक इशू आया था। जब पब्लिक इशू पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था ना पब्लिक इशू में क्या पढ़ा था कि अगर पब्लिक इशू, कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना पड़ता है शेयर्स का। एप्लीकेशन मनी कितनी होती है, 5% ऑफ द मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होती है, एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल इशूइंग वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। तो अगर शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, यस, तो कंपनी करेगी अलॉट। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो करती है अलॉट। और अगर अलॉट कर देती है शेयर्स को तो आपको क्या करना पड़ता है, अलॉट करने के यहाँ पे 30 डेज है, 30 डेज में आपको PAS3 फाइल करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक इशू में तो बहुत सारे लोगों को इशू होते हैं ना, तो ज्यादा टाइम दिया गया है, 30 डेज दिया गया है। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो आप कम लोगों को इशू कर रहे हो शेयर्स, तो यहाँ पे 15 दिन दिया गया है। तो कहता है आप PS3 फाइल करते हो ROC के पास, रिटर्न में मतलब बताते हो कि किन किन को आपने शेयर्स इशू किए हैं। फिर क्या कहता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो यही बोला था, जैसे ही इशू क्लोज होगा उसके 15 दिन में आप सारा का सारा पैसा रिफंड करोगे, नहीं करते तो 15% पर एनम इंटरेस्ट से करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको 12% इंटरेस्ट है, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने के लिए 15 डेज है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। सारे बच्चे समझ गए? बताएंगे एवरीबडी कोई भी डाउट है क्या, बताएंगे? सारे बच्चे हमने मोटा मोटी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं। एक चीज जो बच गई है, सेक्शन 40 वाला, जो कि अंडरराइटिंग कमीशन का है, जो कि आपके शायद समरी नोट्स में ये चीज मिस हो गई है, लेकिन मैंने अभी नोटिस किया, वो रह गया आई थिंक, तो उसको भी देख लेते हैं, है ना। आई थिंक वो एक कमीशन वाला पॉइंट रह गया है, अंडरराइटिंग कमीशन वाला। तो क्या बोलता है, पब्लिक इशू जब कंपनी करती है, जब कंपनी शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है, तो कंपनी अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है अंडरराइटर के साथ, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है अंडरराइटर के साथ। तो मैक्सिमम कितना अंडरराइटिंग कमीशन पे करेगी कंपनी, मैक्सिमम कितना अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी पे कर सकती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो कहता है शेयर्स के केस में अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, 5% ऑफ इशूइंग वैल्यू, 5% ऑफ, एक मिनट, 5% ऑफ इशूइंग, 5% ऑफ इशू वैल्यू, और आर्टिकल्स में जो लिखा हो, कंपनी के आर्टिकल्स में जो लिखा हो, विच एवर इज लोअर। और डिवेंचर के केस में अंडरराइटिंग कमीशन कितना होता है, डी फॉर डिवेंचर, डी फॉर 2.5, याद कैसे रखोगे, डी फॉर डिवेंचर, डी फॉर 2.5, तो 2.5% या फिर वॉट एवर इज रिटन इन AOA, कंपनी के AOA में अगर इससे कुछ कम लिखा है तो वो होगा विच एवर इज लोअर।
2.5 या फिर whatever is written in AOA whichever is lower, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर अंडरराइटिंग कमीशन आपने कितना पे किया, ये आप स्टेट करते हो कि कितना आपने अंडरराइटिंग कमीशन पे किया, आपके अंडरराइटर का नाम क्या है, एंड कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपने अंडरराइट किए हैं, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को आपने अंडरराइट किया है, वो भी आपको बताना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है अंडरराइटर कौन है, उसने कितना कमीशन लिया और कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को आपने अंडरराइट किया, ये यहां पे स्पेसिफाइड होगा। सारे बच्चे समझ गए क्या? और अंडरराइटर के साथ जो तुम्हारा अग्रीमेंट वगैरह हुआ है ना, वो भी तुम आरओसी के साथ, जब तुम प्रोस्पेक्टस आरओसी को देते हो ना, फाइल करते हो ना, प्रोस्पेक्टस जब आप आरओसी के पास फाइल करते हो ना, इसके साथ साथ अंडरराइटर के साथ जो तुमने अग्रीमेंट एंटर किया है ना, वो भी आप आरओसी के पास फाइल करते हो। अंडरराइटर के साथ आपने जो अग्रीमेंट किया है, जब आप प्रोस्पेक्टस फाइल करते हो तो साथ साथ में अंडरराइटर के साथ जो अग्रीमेंट किया है वो भी तुम आरओसी के पास फाइल करते हो, ठीक है। चलिएगा, ओके बेटा, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, आपका प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ दिया बढ़िया तरीके से। आई होप आपको आज की क्लास में बढ़िया मजा आया हो। मैं ट्राई कर रही हूं कि बेटा अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इन चैप्टर्स में तो वो साथ साथ में क्या करे, क्लियर हो। मतलब ये सिर्फ बुलेट रिविजन ही नहीं है, कहीं ना कहीं मैं टॉपिक्स, क्योंकि आप लोग मैं ये जानती हूं कि आप लोग टॉपिक्स कुछ समय बाद पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में ब्लर हो गए होंगे, तो मैं चैप्टर्स को यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% आपके रिवाइज करवा रही हूँ। और ये जो 95% रिविजन हम जिन सेक्शंस का कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ कि उन सेक्शंस के डिटेल में जाके एक छोटा छोटा ब्रीफ आपको दे सकूं सारे सेक्शंस का, ठीक है। तो चलिए बेटा जी, आई होप आपको आज की बात, आज के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिली हो। एंड दैट इज इट फॉर नाउ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्या करिएगा, लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिनके भी एग्जाम्स बेटा नवंबर में हैं, जिनको इन बुलेट रिविजन्स की जरूरत है, प्लीज उन बच्चों के साथ इन रिविजन्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, ऑल राइट, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए। हमारा पूरा चैप्टर प्रोस्पेक्टस का यहाँ पे खत्म होता है। हमने इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर भी कर लिया, कल हम डिपॉजिट के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिपॉजिट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आपको अगर कोई दूसरा चैप्टर पहले रिवाइज करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगी, ठीक है।